हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि आज हमारा 8th एपिसोड है और आज हम फिर से एक नए आर्टिस्ट को लाने वाले हैं। और 8th एपिसोड है हमारा, तो हर संडे को आता है और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत इंतजार करते हैं हमारे शो का। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे शो को इतना पसंद करें, इतना प्यार दे रहे हैं। और जैसा कि आज फिर से एक हम आर्टिस्ट को जोड़ने वाले हैं, तो आज हम लाने वाले हैं एक नए आर्टिस्ट जिनका नाम है निशिकांत पलांडे, जो कि यहीं मुंबई से है। और उनको वाटर कलर पेंटिंग उनकी जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं वो वाटर कलर पेंटिंग से। और उनको बहुत नॉलेज है कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना चाहिए और भारत में कौन से फोक पेंटिंग का कहाँ पे कैसा यूज करना चाहिए। उनको बहुत चीजों का नॉलेज है। तो आज हम मिलते हैं निशिकांत पलांडे जी से। तो मैं वेलकम करती हूँ आर्टिस्ट निशिकांत पलांडे जी का। हेलो निशिकांत सर जी, हाय नमस्ते, हाय। गुड नमस्ते इवनिंग। जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बस सही। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ कि टुडे इज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आपसे बात होगी बहुत सारी और आपके बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। चलो इस बहाने तो आपसे मुलाकात तो हुई, पर कुछ मेरे थॉट्स भी शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। और थैंक यू तो उसके लिए भी कि आप हमारे शो में अपना टाइम निकाल कर आए। इट्स माय प्लेजर। ओके। तो कैसा चल रहा है आपका काम सर? बस रेगुलर रूटीन पे काम चालू रहता है आर्टिस्ट का। जैसे कुछ टाइम मिले तो आर्ट बनाते रहते हैं तो उसी हिसाब से चल रहा है कंटिन्यूअसली हमारा ओके, प्रोफेशन संभाल के। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि अभी ये दूसरा साल है लॉकडाउन का, तो इस लॉकडाउन में अभी आप क्या कर रहे हैं और कैसे अपना काम कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरा जो प्रोफेशन था कि मेरा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड था, तो उसमें थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लैक आ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो मेरा जो आर्ट स्किल था, तो उसकी वजह से मैंने मेरे खुद के ऑनलाइन क्लासेस चालू किए। तो आई होप वो अच्छे खासे चल रहे लॉकडाउन की वजह से। अ, हाँ बिल्कुल। और है भी कि कहीं कहीं लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अच्छा भी है क्योंकि घर बैठ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। राइट, क्योंकि ना जब लॉकडाउन के पहले हमें कुछ इतना बिलीव नहीं होता था कि हम ऑनलाइन कुछ सीख पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन ने कुछ ऑप्शन ही छोड़ा है। तो बहुत सारे लोग अभी कंफर्टेबल हो रहे हैं ऑनलाइन की तरफ। यस, ऑफ कोर्स। तो सर प्लीज आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। अ, अगर एकदम शुरू से बात करेंगे तो मैं एक एकदम छोटे गांव से आया हूँ, जो मैं ओके। महाराष्ट्र से एकदम रूरल गाँव है, मुखई करके एक गाँव था। तो वहाँ पे ओके। मेरा बेसिक जो प्राइमरी स्कूल्स है वो वहाँ से हुए हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने पुणे शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने आर्ट टीचर डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो आर्ट टीचर डिप्लोमा करते-करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ सीखना है। तो आर्ट टीचर मेरे जो टीचर लोग थे उन्होंने थोड़ा गाइडेंस किया और मुझे सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का रेफरेंस दिया। तो सर जेजे क्या स्कूल बात। ऑफ आर्ट में अप्लाइड आर्ट किया है बीए में। तो ये मेरा एक बेसिक जर्नी है कि एक छोटे से गाँव से मुंबई तक आना। क्या शायद बात उसके है, ये बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो हम बातें करते-करते वो भी कवर करेंगे, लेकिन जस्ट मैं एक छोटे गाँव से अभी मुंबई में मैं सेटल हूँ। बहुत अच्छी बात है। और होता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे गांव से या बड़े शहर से है तो वो ही बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसा सिर्फ कहने की बातें हैं और अपनी धारणाएं हैं ये। तो जैसा कि आप बोल रहे कि आप एक छोटे गांव से, मैं भी एक बहुत छोटे शहर से, छोटे गांव से, मैं अयोध्या की वाह! रहने वाली हूँ। और वाह! उसके बाद मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में पढ़ के आज यहाँ तक आई हूँ और मुंबई आके अपना काम कर रही हूँ। तो तो एक अभी जैसा, जी बोलिए। यस, तो यही बात है कि जब हम कुछ छोटे गाँव से आते हैं या कुछ दूर से आते हैं तो ज़्यादा स्ट्रगलिंग का काफ़ी मज़ा होता है, वो अलग सा ही एक टेस्ट होता है। हाँ, हमें अच्छा लगता बिल्कुल। है कि हम इतना एक
मौका पाके यहाँ पे आज सबको एकदम इमीडिएटली मिल जाता है, तो शायद वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन हम खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने इतना कुछ अचीव किया है। हाँ, कंटिन्यू। एक्चुअली यू आर राइट। होता ही है, क्योंकि जब हम कुछ मेहनत करके स्ट्रगल करके आगे बढ़े होते हैं ना, तो और कई जगह से घूमना फिरना भी हो जाता है, बिकॉज छोटे गांव से एक बड़े शहर तक का जो सफर है वो पूरा करने में भी जो हमारा स्ट्रगल रहा है, तो उसका एक अलग ही मजा और एक्सपीरियंस है। तो ये बात आपकी बहुत सही है कि एक छोटे गांव से आके बड़े शहर में रहना और अपना काम परस्यू करना बहुत अच्छी बात है आपकी। तो सर, आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। पेंटिंग्स में मैं कहूँगा कि जैसे मैं पेंटिंग चालू करने वाला था या मैं चालू करने की कोशिश की थी, तो क्या होता है कि अ, अवेलेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आपके पास अवेलेबल मटेरियल क्या है? जब हम एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है या हमें कुछ इकोनॉमिकली हम पावरफुल नहीं रहते, तो सबसे प्यारा मटेरियल, सबसे सस्ता हम वाटर कलर चूज करते हैं, पेंसिल चूज करते हैं, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पेपर्स, वाटर कलर्स हम इजीली भी कहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे। तो मेरे कॉलेज के समय में जहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिकली कंडीशन नहीं था, तो वाटर कलर मैंने बहुत सारे किए थे। और उसके बाद में जैसे मैंने कमर्शियल आर्ट चूज़ किया, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट पेंटिंग का कुछ रिलेशन नहीं था, थोड़ा एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ज़्यादा काम थे। और 2016 में फिर मैं जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट आया वाटर कलर का, तो मैंने क्या किया कि वो वापस जो पुरानी मेमोरीज़ है वो यादें वापस आ गई। फिर मैंने नहीं बोला, नहीं अभी मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे अभी वापस पेंटिंग कंटिन्यू करना है। तो 2016 में मैंने जैसे मुझे एक असाइनमेंट आया था, तो वो करते-करते मैंने असाइनमेंट कर तो कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन वाटर कलर को छोड़ नहीं पाया। तो वहाँ पे मेरा जो वाटर कलर पेंटिंग का जर्नी है, वो स्टार्ट हुआ। उसकी वजह ये है कि मेरा जो सेटअप है स्टूडियो या जो मैं कमर्शियल काम करता हूँ, वहाँ पे ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो वाटर कलर कैसा क्विक मीडियम है, तो मैंने जो मेरी पेंटिंग है शुरू-शुरू की जितनी भी हैं, वो वाटर कलर से स्टार्ट हुई आपको दिखाई देगी। तो उसमें बहुत सारी फिर मैंने सीरीज़ वगैरह स्टार्ट किया। और वाटर कलर में फर्स्ट मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म आप कहेंगे तो जया मैम ने दिया था। जैसे कि मैंने उनके यहाँ से मेरा एग्ज़िबिशन एंड मेरा वर्कशॉप चालू किया है। अरे वाह, क्या बात है। और वो सबको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती रहती हैं, जैसा कि हम लोग जया जी को जानते हैं। और जया जी से तो मैं यहाँ पे मिल भी चुकी हूँ, तो वो बहुत ही प्यारी है वो और मोही दोनों ही। तो हम लोग का दोनों। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे। तो निशिकांत जी, तो जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप कहाँ पे काम करते हैं? जैसा आप अपने घर पे स्टूडियो में काम करते हैं या आपका स्टूडियो कहीं और है? मेरा घर एंड स्टूडियो थोड़ा नज़दीक है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं घर से ज़्यादा स्टूडियो में रहता हूँ। क्योंकि मेरा स्टूडियो ही मेरा घर बन चुका है, क्योंकि अ, हर आर्टिस्ट को कंफर्टेबल स्टूडियो में होता है, जहाँ पे आप काम करते हैं। भले घर हो, घर के अंदर आपका छोटा-सा एक कोना हो, वहाँ पे आपका टेबल, ईज़ल जो भी है, वही आपकी लाइब्रेरी मीन्स किसी भी आर्टिस्ट की। ज़्यादातर वो उधर ही पड़ा हुआ आपको आर्टिस्ट मिलेगा। कहाँ पे है तो कुछ टेबल पे काम कर रहा है समथिंग, या स्टूडियो है, छोटा भी रहे लेकिन हर कोई आर्टिस्ट आपको स्टूडियो में मिला। घर पे फ़ोन करेंगे तो हर कोई आर्टिस्ट जो भी है स्टूडियो पे ही आपको मोस्टली मिलते हैं। तो मैं भी बिल्कुल। उसी में आता हूँ। तो और मेरा बात एक करी। छोटा-सा स्टूडियो है तो पास ही है, तो मैं वो वहाँ से काम कंटिन्यू करता हूँ। जी बिल्कुल, वो बात सही है आपकी कि जो स्टूडियो में जो पीस और सुकून मिलता है, वो कहीं ना कहीं और कहीं नहीं मिलता है। और होता ही है कि अगर हम चाहे वो घर में हो या बाहर हो, अगर हमने अपने काम के लिए एक छोटी जगह बना रखी है, तो पीस और काम करने का मजा वहीं पे आता है। तो जैसा कि आप जब काम करते हैं तो किस वक्त काम करते हैं? दिन में हो गया, रात में हो गया, या कब टाइम निकालते हैं आप अपने लिए? अ, जैसे कि मेरा अ, दिन भर का जो शेड्यूल रहता है, जो कमर्शियल वर्क्स जो मेरे एक्चुअली मेरा एक डिज़ाइन स्टूडियो है, वहाँ पे कमर्शियली वर्क होती है जो एडवर्टाइज़िंग की, उस पे ज़्यादा वक़्त निकल जाता है। तो मेरे पास जो नाइट का टाइम बचता है, तो वो मेरे पेंटिंग के लिए ज़्यादा काम आता है। तो
कह सकते हैं आप कि मैं नाइट में ज़्यादा अपनी पेंटिंग को मिटने का काम करता हूँ। तो दिन भर बस रेगुलर अपना जो भी शेड्यूल्स है वो चला के कंप्लीट करके नाइट में। हाँ, बिल्कुल। और सारे आर्टिस्ट ऐसे ही हैं कि वो रात में उनको शांति मिलती है और रात में ही वो अपना काम करते हैं। और कहीं न कहीं जो ये रात का जो टाइम है ना, वो बहुत ही शांत होता है, पीस होता है उसमें, और बहुत कुछ हमारे दिमाग में आए ऐसा भी टाइम आ जाता है वो, तो हम बहुत काम कर पाते हैं। मैं भी मैं भी अपना काम रात में ही करती हूँ, जब मेरी बेटी सो जाती है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, तो थोड़ा इश्यू होता है काम करने में। डेफ़िनिटली क्योंकि जो दिन भर में जो नॉइज़ होता है मतलब आगे-पीछे आपके कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है, फ़ोन आ रहा है। तो नाइट का टाइम ऐसा होता है कि कोई आपको रात को फ़ोन नहीं करता, आपको कोई काम नहीं बताता, कोई तो एक बार हम पेंटिंग में घुस जाते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, तो काफ़ी सुकून सा मिलता है कि हाँ, अपने 100% हम पेंटिंग को दे रहे हैं। तो इसीलिए मोस्टली बहुत सारे आर्टिस्ट नाइट को ही प्रेफ़र्स करते हैं, नहीं तो फिर लिंक तोड़ देते हैं। कहाँ बाहर जाके भी काम करते हैं कि जहाँ हाँ, कुछ सुकून मिले। ऐसे भी आर्टिस्ट है कि हाँ, मुझे शहर छोड़ के सिटी छोड़ के जाना है, कुछ दिन वो जंगल में समथिंग कुछ किधर भी जाके वो बैठ के काम कर लेते हैं। तो पहले से हाँ, आर्टिस्ट ऐसा ही रहा है कि जहाँ जब काम है तो अकेला और जब कुछ फंक्शन या कुछ है तो फिर उसको सब साथ में चाहिए। बिल्कुल। और होता ही है, आउटडोर पेंटिंग करने का एक अपना मज़ा होता है, जब हम कहीं अकेले या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे नेचर हो, पानी हो, झरने हो, पहाड़ हो, तो और मुंबई को तो हम बोल ही सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत कुदरत की जो कुदरत की जो सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं बहुत निखर कर आई हुई है मुंबई में। मुंबई जी। क्या, पूरे महाराष्ट्र में ही ऐसा है। तो निशिकांत जी, जैसा कि महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे कला का बहुत ही, हर तरह की कला का बहुत ही प्रचलन है। तो आपको क्या लगता है, आप कहाँ कहाँ पे गए हैं और आपने कैसी कलाओं को देखा है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी कला में बहुत आपका इंटरेस्ट है, और किसमें आप ज्यादा टाइम दे पाते हैं? फर्स्ट तो मैंने जो महाराष्ट्र फुल इंडिया तो मैंने हर जगह पे जाके आया हूँ और क्या बात महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र में जो मुझे एक स्टाइल या आप उसको एक संस्कृति कह सकते हैं। है। पहले बिल्कुल। क्या होता था कि जो वारली पेंटिंग या जो भी है, जो आदिवासी स्टाइल है, वो उसके बाजू में अलग है। लेकिन जैसे कोई एक जर्नी कहेंगे, तो सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे। तो जो रियलिस्टिक आर्ट है, काफ़ी डेवलप हुआ महाराष्ट्र में। जो बाबूराव पेंटर है या हुसैन से या जो भी रियलिस्टिक काम करते थे शुरू-शुरू में। तो उन्होंने क्या एक हमें पोर्ट्रेट का एक लैंडस्केप का जैसे हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी तुपे हैं, वासुदेव कामत है, प्रफुल्ल सावंत है। तो उन्होंने वाटर कलर का काफ़ी हमें इन्फ्लुएंस दिया है। तो हर कोई आर्टिस्ट उनसे प्रभावित है। तो बहुत सारे लोग मैं भी उनसे प्रभावित होने के कारण जो पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में ज़्यादा रुचि रखने लगा। ऐसा नहीं कि मैं खाली इसमें ही करता हूँ, लेकिन जिसको अच्छा लगता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट में भी जा रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि गायतोंडे या हुसैन ये भी यहाँ से निकले हुए हैं, रज़ा, सुज़ा जो भी है हाँ जी। जेजेस कोलाब के होने के कारण जो बहुत सारे हमें एक अच्छा खासा बैकअप है जो पुराने आर्टिस्ट का महाराष्ट्र के लोगों को और काफ़ी जहांगीर आर्ट गैलरी से जेजेस कोलाब आर्ट से ये बहुत सारे कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं उससे प्रभावित होके मेरा जो वाटर कलर का काम है वो मैं कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर। क्या बात है। और वाटर कलर, और कहते हैं ना कि सारे कलर तो एक बहुत ही मनोरक होते ही है, और वाटर कलर हो या एक्रेलिक कलर हो। और आपकी जो वाटर कलर पेंटिंग्स है, मैंने देखी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। और उसमें जो आप कुछ कुछ पेंटिंग्स जो बनाए हैं, वो बहुत ही सुंदर है। और कुछ गणेशा पे भी पेंटिंग्स हैं आपकी, देखी है मैंने। तो गणेशा पे जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं, वो आपका रेगुलर वर्क है, या जब भी, जैसा कि अभी गणेश महोत्सव चल रहा है, तो आप उसमें
उसमें ऐसा पेंटिंग बनाते हैं या सब बनाते हैं? एक्चुअली मैं वाटर कलर ही कंटिन्यू करता था, लेकिन अभी कुछ 3-4 महीना पहले कि मुझे एक वॉश ऐसा एक मीडियम मिला है, जो मुझे काफ़ी पसंद आने लगा है। वो एक्रिलिक की तरह और ऑयल की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन वाटर बेस्ड होने के कारण, तो वहाँ के जो टेक्सचर्स है या कुछ है, तो वो मिलने के कारण मैं उसमें काम करता चला गया। और गणपति ऐसा मुझे स्टैचूज़ जो दिखते हैं तो वो थोड़े से जो 3D फॉर्म्स है या उसके अंदर जो स्टोन के स्ट्रक्चर्स है या कुछ है, तो ये इस मीडियम के अंदर मुझे काफ़ी जो फीलिंग है वो काफ़ी मज़ा आने लगा था। तो रिसेंटली मैंने गणेशा जो फेस्टिवल आने के पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जब गणेशा फेस्टिवल जैसा-जैसा नज़दीक आया तो मैंने बहुत सारे गणेशा की पेंटिंग चालू किए। ऐसा मेरा रेगुलर वर्क नहीं है, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन मिला था मुझे और उसी बहाने गणेशा फेस्टिवल के साथ-साथ में भी मैंने बहुत सारे गणेशा के ट्राई किए थे और मुझे मज़ा आ रहा है, तो इन फ्यूचर में कंटिन्यू रखूँगा उसका। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि जब अभी महोत्सव चल रहा है तो पूरा जो समय है वो एकदम शुभ ही शुभ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है हर जगह। तो हम जितना भी काम करेंगे हर जगह पॉजिटिविटी ही आती रहेगी। जी। तो तो अ, आप अपने बारे में और कुछ हमें बताइए कि जैसे आप जहाँ आप छोटे गांव से हैं तो आप वहाँ बचपन से ही ड्राइंग करते आ रहे हैं या आपने बड़े होके सोचा कि नहीं मुझे आर्ट फील्ड में जाना है? अ, जैसे कि हम छोटे गाँव से रहते हैं, तो आर्ट का इतना वैल्यू नहीं रहता है, मीन्स आर्ट को इतना वो प्रोफ़ेशन एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं समझते कोई भी, क्योंकि सही बात है ना, अगर किसी को कुछ एग्ज़ाम्पल ही नहीं, सपोज़ मैं छोटे से गाँव से हूँ, किसी को एग्ज़ाम्पल नहीं, ये आर्ट सीख के एकदम बड़ा आदमी बना है या कुछ एग्ज़ाम्पल होते हैं, तो ही जो गाँव के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। तो इतना सपोर्ट नहीं था जो मैं ये था आर्ट के लिए, लेकिन मुझे आर्ट के अलावा कुछ आता ही नहीं था। तो जैसे मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मैंने वापस हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। तो उसी बहाने मैं वापस ढूँढता रह गया कि मुझे आर्ट में कुछ करना है। तो मेरे जो अंकल्स हैं उन्हें थोड़ा-सा सजेस्ट किया कि तुझे अगर दूसरा कुछ आता नहीं तो आर्ट में ही कुछ ना कुछ ढूँढ, कुछ ना कुछ कर। तो मैं अभिनव उसी बहाने में अभिनव शिफ्ट हुआ, तो अभिनव जाके मुझे ये पता नहीं था कि ये आर्ट टीचर डिप्लोमा मीन्स एटीए मतलब कुछ ड्राइंग टीचर का सीखना है, ऐसा कुछ पता नहीं था। मुझे इतना ही पता था कि यहाँ पे कुछ पेंटिंग सिखाते हैं। तो जैसे मैं आर्ट टीचर डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया, 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला, अरे! तो ये आर्ट टीचर का डिप्लोमा का कोर्स है। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे तो इतने तक नहीं सीमित रहना है, मुझे थोड़ा-सा आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा आर्टिस्ट बनना है या कुछ करना है। तो वापस मैंने जो टीचर्स थे वहाँ से गाइडेंस लिया और उन्होंने बताया कि अरे तू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पे जाके थोड़ा-सा कुछ और भी कुछ कर सकता है। तो घर में सपोर्ट न होने के कारण मैं उस दिन जैसे मेरा एंट्रेंस था जेजे का, तो उस एंट्रेंस के लिए मैं घूमने जा रहा हूँ ऐसा बोल के घर पे कि मैं मुंबई जाके आऊँगा मेरे फ्रेंड्स के साथ, ऐसा बोल के यहाँ पे एंट्रेंस दे के आया था मैं। तो एंट्रेंस देने के बाद मुझे नहीं लगा था कि यार एक नई एडमिशन होगा इमीडिएटली कुछ भी। लेकिन कुछ दिन के बाद एक रिजल्ट आया, उसमें जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें ही मेरा नाम आया था। तो क्या बात है! हाँ, तो वो भी मैं बाकी लोग कैसे फर्स्ट लिस्ट आया एकदम खुश हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि हाँ, मुझे मेरा नंबर लग गया है। तो खुशी नहीं थी, मेरे मन में टेंशन था, अभी आगे क्या? अभी आगे कैसा होगा? तो उसी दिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि हमें एडमिशन करने जाना है, तो क्या कर रहा है? मैं बोला यार नहीं, मेरी कंडीशन नहीं है घर से थोड़ा मुंबई जाना है, इतना रहने का, खाने का, इतना मैं एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर रहा था। तो बोला तू कुछ कुछ मत कर, तू आ तो सही, बाद में हम देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं बोला अरे नहीं, अभी इतनी मुश्किल से एडमिशन मिल गया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मेरे फादर थे, उनका जस्ट उसी टाइम उनका सैलरीज़ हुआ था, तो उन्होंने किसी के अंदर रखा था। तो मैंने वो किसी में से उठा के किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट वो मुंबई चला गया। तो मुंबई चला आने के बाद घर पे सब, हाँ, अरे किधर गया, क्या-क्या? फिर उधर जाके जो मेरे दोस्त की
मौसी थी, उनसे ही मैंने फ़ोन करवा लिया कि आंटी जी मुझे एक घर फ़ोन करना है, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि हम आपका बच्चा यहाँ पे आया है और आप टेंशन मत लो, तुम रो रही थी, किधर गया, क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसा खाएगा? तो मैंने बोला ऐसा-ऐसा मैंने किया है, तो बोले पैसे का यार इसका उसका टेंशन मत ले तू लेकिन तू रहेगा कैसे? मैंने बोला मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद उसी पैसे से एडमिशन लिया, फिर शुरू-शुरू में जब तक हॉस्टल नहीं मिला उधर थोड़ा गेस्ट की तरह रहा। तो शुरू-शुरू में एक काफ़ी जो स्ट्रगल है काफ़ी एक रिमेंबर या काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचता। मुझे इमीडिएटली सब कुछ मिल जाता तो इतना मुझे नहीं हाँ, मैं अच्छा-खासा आर्टिस्ट बन पाता लेकिन जो अलग मज़ा है, जो हमें कुछ अलग कर देता है बाकी चीज़ों से, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो ये जो एकदम छोटे गाँव से और जजेस पे आना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरा। बिल्कुल। और सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जो इंटरेस्टिंग कहानी है और आपके बचपन से लेके अब तक की, तो वो बहुत ही अच्छी है और काफ़ी स्ट्रगल भरी है। तो है ही कि जब हम किसी चीज़ में हमें जाना होता है और कहीं ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो जाते हैं या फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो एक मुश्किल टाइम आ जाता है कि हम अपना काम कैसे परसीव करें, होता ही है। लेकिन चलिए अच्छी बात है कि आपने अपना जो दृढ़ निश्चय था, आप उससे गिव अप नहीं किए और आप अपने काम में आगे जाएँ। और अच्छी बात है और मैं चाहूँगी और हमारी टीम चाहेगी कि आप ऐसे ही अपने काम में आगे जाएँ। तो जैसा कि आप अपनी पेंटिंग के बारे में इतना कुछ बता रहे, तो मैं चाहूँगी कि आपकी पेंटिंग्स यहाँ स्क्रीन पे हम सबको दिखाएँ। तो ज़रूर। आपकी पेंटिंग हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपकी पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। तो जैसा कि आपकी कुछ पेंटिंग्स में है, जैसा कि आपने साधु पे कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, तो ये आपने सामने देख के बनाई हैं या आपने खुद से सोच के बनाई है? एक्चुअली इस साधु सीरीज़ ऐसा था कि मैं पहले से मुझे कुछ यूनिकनेस चाहिए था या कुछ अलग सब्जेक्ट चाहिए थे ताकि रेगुलर सब्जेक्ट तो हम पेंट करते ही हैं, लेकिन जैसे कि कुछ आपके सामने अगर कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स आते हैं या आपके सामने कुछ यूनिक फॉर्म आते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो मेरा साधु मेरे माइंड में था, लेकिन मैं जो रेफरेंसिंग या कुछ भी किया है, तो जैसे-जैसे मैं वहाँ उसके लिए मैं स्पेशल कुंभ गया था। क्या बात! कुंभ अटेंड किया, तो वहाँ पे जो भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, उन्हें उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की थी और स्केचिंग किए थे। तो जब तक आप उसको फ़ील नहीं करते, तब तक आपके पेंटिंग में वो नहीं आता है कि हाँ, मैं बहुत सारे नेट पे आपको साधु लोगों के फ़ोटोग्राफ मिल जाएँगे। मिल लेकिन जाएँगे, अच्छा।
जब हम कुंभ में जाते हैं एक्चुअली वो एक स्पिरिचुअल आपको एक माहौल मिल जाता है, वहाँ पे वो कैसे रहते हैं, क्या होता है, वो उस टाइम की लाइट क्या थी, उस टाइम वो क्या कर रहा था, ये सब आप पेंटिंग करते-करते अपने अंदर वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो बुरी बात नहीं है आप फ़ोटो से आप किसी की फ़ोटो से पेंट कर रहे हैं, बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको 100% देना है आपकी पेंटिंग के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्केचिंग करें, खुद की फ़ोटोग्राफ निकालें और खुद का ये आपकी खुद की ओनरशिप रहती है उस पेंटिंग के बारे में। या आपको नहीं बिल्कुल, लगता है कि हाँ, मैं किसी को उठा के काम किया है या किसी रेफरेंस को लेके काम किया है। तो 100% आपका खुद का रहेगा तो डेफिनिटली ये पेंटिंग भी आपकी खुद की होती है और वो अलग अटैचमेंट हो जाती है फिर उससे। तो जो भी साधु सीरीज़ है मैंने वो खुद से फ़ोटो क्लिक करके मैंने बनाया है। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अलग है। मतलब मैं इतने इतने आर्टिस्ट को जानती हूँ, मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ और बहुत लोगों की पेंटिंग देखती हूँ, बट ये एक्चुअली जो आपकी ये साधु सीरीज है बिल्कुल अलग है और बहुत ही एनर्जी देती है देखकर कि वाओ क्या पेंटिंग्स है। तो और इसमें कुछ स्टिल लाइफ भी पेंटिंग है आपकी, स्टिल लाइफ पेंटिंग, तो आप स्टिल लाइफ पेंटिंग भी करते हैं? जैसे वही है कि स्टिल लाइफ ये आपको स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे आपको एक अच्छी चीज। स्टैटिकनेस मिल जाता है या आप जो भी आपको सीखना है, वो स्टिल लाइफ से आप ज़्यादा सीख सकते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट है, तो अगर आप लाइव करते हैं या कुछ लेके करते हैं, तो उसमें एक लाइवनेस होता है, वो हिलता है, इधर-उधर जाता है। लेकिन स्टिल लाइफ ऐसा है कि आपको जो लाइट्स है, लाइट सोर्स आ रहे हैं या उसके जो मोल्ड्स है या कुछ है, वो एज़ अ स्टडी करने के लिए आर्टिस्ट को काफ़ी इंस्पायरिंग करते हैं और उसका ही यूज़ आप अपने इन फ्यूचर पेंटिंग में चाहे तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म रहे या रियलिस्टिक रहे या कुछ भी, वो सब फॉर्म स्टिल लाइफ से निकल आते हैं। तो इसी बहाने मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था स्टिल लाइफ का, तो वही मेरे जो मीडियम मैंने गॉश मीडियम था, तो उससे मैंने स्टार्ट किया है। देखते हैं और भी आगे हम करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे और बहुत अच्छा बनाते हैं आप पेंटिंग। तो जैसा कि अभी आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो आप पहले भी क्लासेस चलाते थे या अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है? पहले मेरा वेबिनार्स होते थे जहाँ ओके। पे मैं 1 दिन 2 दिन का जो भी है उस टाइप के वेबिनार होते थे। लेकिन क्लास रेगुलर क्लासेस नहीं थे और ऑनलाइन का तो कुछ सोचा भी नहीं था मैं लाइफ में कभी कभी ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मैं भी खुद कंफर्टेबल नहीं था ऑनलाइन में कैसे सिखाएँगे या कैसे होगा वो? ये कुछ बिल्कुल। आइडिया नहीं था जब अभी क्या होता है कि जैसे कुछ हमें सिचुएशन क्रिएट हो जाता है किसी भी इंसान को, तो अपने आप वो माहौल में घुल-मिल हो जाता है। तो अब ऑनलाइन में बहुत सारा कम्फर्ट ज़ोन आया है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, बहुत सारा और मैं ये भी ज़्यादा समझ रहा हूँ कि जब मैं वर्कशॉप लेता था या ला ऑफलाइन लेता था, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल हो जाते थे जो बाकी लोगों को देखने के लिए। सपोज़ मेरे प प 25 स्टूडेंट हैं, तो मेरे इर्द-गिर्द ऐसे रहते थे। तो उसमें से जो आगे वाले हैं उनको ही ठीक से दिखता था, वो सामने वालों को हाँ, उल्टा दिखता था। इस वाले को वो ऊपर से आई से देखे। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। में क्या हो रहा है कि स्क्रीन है, खुद का स्क्रीन है, कितना चाहो कितना देखो, आपसे बात करो और वो रिकॉर्डेड भी। ऑफ़लाइन में हाँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं रहता। एक बार नोट्स डाउन लिखो, नोट्स करो, फिर पे करो, सब इतना बड़ा स्टेप हो जाता था ऑफ़लाइन में और ऑनलाइन में अभी सब ईज़ी हो चुका है। अगर एक अलग बात है आप जब ऑफ़लाइन में तो अलग टच होता है, लेकिन एट लीस्ट आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन भी आप अच्छे खासे सीख सकते हैं। अगर आप एज़ अ हाँ। टच की बात करें तो डेफ़िनिटली ऑफ़लाइन बेटर है या पर्सनल टच हम कहेंगे। बिल्कुल। और बहुत सही बात आपने कही कि जब हम ऑफलाइन या जब हम अपने घर पे या कहीं पे क्लासेस देते थे या जैसा कि मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी, तो जब आर्ट की जब क्लास होती थी और हम लोग जब कोई ड्राइंग कर रहे होते थे, मोस्टली मैं आलेखन बहुत अच्छा बनाती थी। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि टीचर उसे खुद ही बता रही है कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है, तो एक्चुअली हम सारे लोग टीचर को हुँ, घेर के खड़े हो जाते थे, तो प्रॉपर सबको नहीं दिखाई देता था। तो राइट। उसमें होता था कि किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है, कोई दूसरा कलर यूज़ कर ले रहा है। तो ये एक अच्छा है कि अगर ऑनलाइन आप क्लासेस दे रहे हैं, तो सबको एक साथ एक ही चीज़ दिखाई देती है। राइट। हाँ, और अच्छी बात है और कहीं न कहीं ये भी है कि अगर पोर्ट्रेट में ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि हम जब कहीं पे बैठ के पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो सामने जो हमारे मॉडल है,
तो हमें जिस एंगल से वो दिखता है हम उसी एंगल से बनाते हैं। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा है कि जो सामने से दिख रहा है वही बनाना है। सही बात है। ऑनलाइन का एक अच्छी भी बात है और एक थोड़ी-सी हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता ही है। जैसे कि बिल्कुल। ऑनलाइन में हम मोस्टली जो रेफरेंसिंग है या कुछ मोस्टली फ़ोटो से ही लेते हैं, लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन में आप लाइव मॉडल की आपने बात छेड़ी है, तो जो ऑफ़लाइन का जो लाइव मॉडल का जो मज़ा है, जो एक स्ट्रगल है, वो था कहाँ थोड़ा-सा मिसिंग हो रहा है, जो ऑनलाइन है। बिल्कुल। बस उतनी ही चीज़ है कि क्योंकि जब हम डिजिटली कुछ इमेज देखते हैं, तो सबको सेम कलर दिखते हैं। लेकिन जब हम ऑफ़लाइन में देखते हैं, तो हर आर्टिस्ट को कलर्स अलग दिखेंगे, अलग दिखते क्योंकि हैं। उस टाइम पे वो उसका नज़रिया अलग रहता है कि ऑफ़लाइन में जैसे कि आपके सामने लाइव मॉडल है, मुझे शायद वो पिंक कलर दिखेगा, तो दूसरे आर्टिस्ट को थोड़ा-सा ग्रीन दिखेगा या कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि वो कुछ भी उसका दिख इंटरप्रिटेशन हो जाता है। लेकिन डिजिटल या में तो सबको सेम ही दिखेगा, तो एक सबको वेरिएशन सेम दिख। थोड़ा-सा कम हो जाता है। हाँ, होता ही है। लेकिन ठीक है, आज का जो चल रहा है टाइम, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा है कि हम अपने बच्चों को भी हर जगह बाहर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में तो कुछ भी सेफ नहीं है। तो ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो बच्चे सीख रहे हैं। और डेफिनिट बच्चे ही क्या, सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि ये सेकेंड ईयर जा रहा है लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन तो बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दी है। तो जैसा कि ये 2 साल का जो टाइम है, तो सर आपका ये टाइम कैसे निकला और कैसा काम किया आपने? जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इतना कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि इतना दिन तक चलेगा या कुछ ऐसा होगा। हम बहुत लाइटली ले रहे थे सब चीज़ को, एन्जॉय कर रहे थे। कोरोना फेस्टिवल हम उसको गिन रहे थे कि फर्स्ट डे खाना बनाना, सेकंड डे पेंटिंग करना, हर रोज़ कुछ ना कुछ पेंटिंग कर। पोस्ट करना। या बहुत मिस जो शुरू के 15 दिन है ना, बहुत सबने एन्जॉय किया। फिर 15 दिन के बाद सीरियसनेस बढ़ गया। हाँ, या किसी को काम छूट गया है, किसी के पास पैसा नहीं बचा है, किसी के पास एक्चुअल जो सफ़र होने वाली चीज़ें सब आने लगी। तो उस काल में मेरा पूरा जो एजेंसी का काम है, पूरा बंद हो चुका था। जो घर का ईएमआई है या कुछ है, जो इकोनॉमिकली कंडीशन पूरी बुरी हुई थी। तो फिर अभी फ्रस्ट्रेशन की तरफ हमारा निकल चुका है उस तो जैसे-जैसे 15-17 1 मंथ के बाद मुझे लगा नहीं अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस पे हम रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरा थोड़ा-सा टेक्नोलॉजिकली या एडवर्टाइज़िंग होने के कारण मेरा सेटअप वगैरह बहुत अच्छा है। जो मैंने ऑनलाइन के बारे में स्टडी किया, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, ज़ूम क्या है, ये क्या है। तो उसके लिए मैंने वापस मैं बोला नहीं अभी थोड़ा-सा मुझे चेंज करके क्लासेस भी चालू करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैंने क्लासेस चालू कर दिए। तो मेरा जो 1 ईयर पूरा 1 साल फुल मीन्स फुल शेड्यूल बुक हुआ। इतना सारे स्टूडेंट अराउंड मेरे 3000 स्टूडेंट्स मैंने उसमें सिखाए एक्चुअली। क्या तो बात। अ, काफ़ी अच्छी तरीके से सबको वो प्लेटफ़ॉर्म समझाना, सबका फीडबैक लेना, सबसे बातें करना, पूरा करिकुलम समझाना, बेसिक से लेके एडवांस तक हर किसी स्टूडेंट को अलग रखना। तो जो जिसको जैसा चाहे उसका उसी तरह मैं उसको टीच कर रहा था। तो जो भी स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो खुश होके जा रहे थे, सीख रहे थे। और कई लोगों के पास पैसा बहुत था लेकिन हम बोलते हैं ना कोरोना काल में फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि अरे! अभी क्या घर बैठे-बैठे इतना बोर हो रहा हूँ, आगे क्या है, काम नहीं है, कुछ नहीं, पैसा तो है मेरे पास। तो वो बहुत सारे लोग हमारे पास क्लासेस ले रहे थे और खुश रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, हर कुछ नया कुछ सीख रहे थे। तो उसके उनका जो टाइम काफ़ी अच्छी तरह से जा रहा। तो मेरा टाइम खराब था, मेरा भी अच्छा हुआ और मैं दूसरे को सिखा रहा, उसका टाइम भी अच्छा हुआ। तो दोनों का एक एक वो क्या बोलते हैं मध्य मिल गया। तो उससे जो जीने का सहारा है, तो उनका भी हुआ और हमारा भी हुआ। तो बिल्कुल। कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ होती है उसके पीछे एक पॉज़िटिव बात भी होती ही रहती है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। भी बुरी चीजें होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहती ही है। और ये जो अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, वो कुछ टाइम का ही है।
उसके बाद तो निकल जाएगा और फिर से अपना जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें एक जरूर, लाइन में आ ही क्योंकि जाएंगी। क्योंकि जो आदमी है उन्होंने सीख लिया है कि कैसा भी मौसम है उसको एक अलग मोड़ देके हम जीना सीख लिए हैं। इतना इससे बुरा अभी क्या होने वाला है? देखिए ना कि 2 साल के सब घर पे बैठे हैं, 2 साल से बाहर नहीं निकल रहे। तो ये इतना स्ट्रगल हम रहे तो इससे आगे और क्या होने वाला है? अभी जो भी आए हम फेस करने वाले हैं। फेस करेंगे एक्चुअली। तो फेस करना ही, अगर जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक शायद हम अपने काम में आगे नहीं जा पाएंगे और अपना काम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आपकी जो पेंटिंग्स है, आप इतना काम करते हैं तो आपने एग्जीबिशन भी बहुत जगह किए होंगे। जैसे कि आप मैंने एटीडी किया है, उसके बाद में सर जीसस स्कूल ऑफ आर्ट से मेरी डिग्री भी कंप्लीट की है। उसके जी अलावा क्या होता है कि हमें जो लर्निंग प्रोसेस है कभी छूटती नहीं, हर टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हर टाइम सीखते आपको रहते किसी ना किसी मेंटर की जरूरत पड़ती है, आपको आगे हैं। जाना है बिल्कुल। तो। आप अगर आप जी यही काम में खुश है तो आपकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुश हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो मैंने उसी टाइम में जैसे 2016 में देखा तो मुझे फास्ट अचीव करना था, मैं थोड़ा पीछे था। तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के वर्कशॉप लिए, जैसे विलास टोनपे जी है, प्रफुल्ल सावंत है, विजय बिस्वाल, अमित कपूर, अमोल पवार, बहुत सारे आर्टिस्ट जो भी मुझे अच्छा लगता था उनके मैं वर्कशॉप वेबिनार जो भी है करता रहता था। तो आपका जो अभी भी मुझे भी अभी भी लग रहेगा कि कोई आर्टिस्ट से सीखना है तो मैं अभी भी उनके वर्कशॉप ले रहा हूँ। तो हमें किसी भी पॉइंट पे हमें खुद को बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि हम अधूरे, हर टाइम हम अधूरे, कोई भी एकदम लास्ट स्टेज नहीं पहुंचता है। क्योंकि हमारा लास्ट स्टेज तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक इतना काम करके रखा है। राजा रविवर्मा रहे, माइकल एंजलो रहे, उन्होंने बिल्कुल। कितना काम करके रखा है, तो उनकी लेवल क्या है? तो हम अगर सोचेंगे हाँ हम अभी बड़े आर्टिस्ट बने तो मतलब नहीं ना उससे। हमें सीखना है हर टाइम और किसी ना किसी आर्टिस्ट से जुड़ना है और उनसे, सबसे, हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बस हमारा जो ग्रास्पिंग पावर है वो होना चाहिए और सीखने की ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कितनी अच्छी बात बोली आपने कि सीखने की ताकत होनी चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी का जो टाइम चल रहा है तो बहुत चीजें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं, और ऑफलाइन का ऐसा है कि नहीं पता कि कब तक करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आजकल जो एग्जीबिशन ऑनलाइन चलने लगे हैं तो उसमें ज्यादा मजा है, या आपको लगता है कि वो पेंटिंग्स जो ऑनलाइन जा रही है, जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं, वो अच्छी है, या पहले ऑफलाइन जो चल रही थी वो ज्यादा अच्छी थी? नहीं, डेफिनेटली मैं कहूंगा पेंटिंग ऑनलाइन के लिए ठीक प्लेटफॉर्म नहीं है जितना ऑफलाइन आप पेंटिंग देखेंगे, क्योंकि एक हम उसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं कि फीलिंग वाला चीज है कि जब तक हम उस कैनवास के टेक्सचर्स, उस कैनवास के जो फॉर्म्स है, या आपके पीछे भी जो पेंटिंग है अभी अच्छी लग रहे हैं, यस लग रहे हैं, लेकिन अगर उसको आपके घर पे आके नजदीक से देखो, उसका आपने नाइफ यूज किया है या किस तरह से उसका टेक्सचर यूज किया है, तो वो अलग मजा होता है उसको डिटेलिंग देखने बिल्कुल। का। तो ऑनलाइन एक ठीक सपोर्टिंग पार्ट ठीक है एग्जीबिशन का कि हाँ कोई आर्टिस्ट का अगर कोई देख के परचेस कर रहा है या ऑनलाइन के थ्रू कुछ सेलिंग हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन एज अ एज अ आर्टिस्ट या एज अ मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ऑफलाइन ही आपको पेंटिंग देखना पसंद करूंगा। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बोला कि बात सही है कि सामने से जो हम देखेंगे तभी पता चलेगा कि हमने क्या यूज किया है, कौन सा मीडियम यूज किया है, कौन से कलर यूज किए हैं। और पेंटिंग का साइज और उसका मेजरमेंट जो है वो हम सामने से ही देख पाएंगे। सामने से और मैं ऑनलाइन का है कि हमें बहुत कुछ डिटेल देना पड़ेगा, पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट को आता है बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ आर्टिस्ट को नहीं आता है। कभी कभी कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको अपनी पेंटिंग बनाते हैं, वो फेसबुक पे भी डालते हैं, बहुत जगह प्रमोट भी करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपनी पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ बता ही नहीं पाते हैं। तो ये ऑफलाइन
होके और ऑनलाइन जो चीजें हो रही है, तो उसमें है कि आपको बहुत कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर कोई सपोर्ट करने वाला है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी काम अपना सबका अपना अपना चल ही रहा है। तो जैसा कि आप अभी मुंबई में हैं, तो आपको क्या लगता है जो अभी स्ट्रगलर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं या जो यंगस्टर हैं, वो अभी अपना अपने काम को कहीं ना कहीं रोक के रखे हैं, तो अभी उनको क्या करना चाहिए इस क्रूशल टाइम में? पहली बात तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्टिंग पार्ट देखना पड़ेगा आपको सर्वाइव करना है तो। जैसे कि हम्म। मैंने खुद के सर्वाइव के लिए मैंने क्लासेस चालू किए। शायद आपका सर्वाइव अलग हो सकता है, शायद आपका बिज़नेस अलग हो सकता है। खाली पेंटिंग पे बेस रख के आप नहीं जी सकते कि पेंटिंग बेचेगा, फिर मैं फैमिली को दूँगा, फिर मेरा बाकी काम चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है इस सिचुएशन में। तो आपको सपोर्टिंग पार्ट रखना है, उसी उसी के सहारे आप पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अलग करके पेंटिंग के लिए पैसा आ रहा है, तो आप पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन आप खाली पेंटिंग बेचने की कोशिश करेंगे, पेंटिंग पे ही बिलीव रहेंगे, तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं क्योंकि सिचुएशन है कि हम उसको बेच नहीं पा रहे और हमें बुरा लग रहा है, हमारा पेंटिंग इतना पड़ा है, हम नया काम कुछ नहीं कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि हमारा डिमोटिवेशन हो रहा है। तो बेटर है कि हम कुछ ना दूसरा काम करें और अपना पेंटिंग भी साथ में काम रखें, उसको बैलेंस करके रख लीजिए। तो आप जो काम आप तो हर टाइम आपको क्लाइंट ढूँढने हैं, हर टाइम आपको अपने पेंटिंग को बेचना है, ये तो टारगेट है ही। लेकिन उस पे बेस मत रखिए कि हाँ, बेचेगा तो मेरा लाइफ चलेगा। तो वही बात है कि आज जो स्ट्रगलर कर रहे हैं, तो आप साइड में कुछ तो बिज़नेस या कुछ भी काम कीजिए, तो उससे आपका घर या फैमिली चलनी चाहिए। तो ही आप पेंटिंग कर सकेंगे और तो ही आप खुश रह के आर्टिस्ट खुश रहेगा तो ही पेंटिंग कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि उसके साथ-साथ हमें और भी अपने काम करने होंगे, जिससे कम से कम हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। बिकॉज़ आज का राइट, जो टाइम है, और हर फील्ड में ऐसा है कि लोगों की जॉब जा रही है, कहीं किसी का काम छूट रहा है और किसी को पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली हुई हूँ, तो अभी तो उनके लिए बहुत बुरा वक़्त चल रहा है कि जो अपना काम पोर्ट्रेट बना के, पेंटिंग बना के, स्केचिंग बना के कर रहे थे, उनके लिए अभी बहुत काम रुक गया है। तो बात ये है कि हम उसके थ्रू उसको साइड में रख के हम कुछ और काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कम से कम हमारे जीवन यापन का खर्चा निकल सके। और अपना काम बंद नहीं करना है, उसको करना ही है। तो जब तक कुछ आएगा नहीं, कुछ जैसे इनकम नहीं होगी, तब तक काम कैसे चलेगा? राइट। तो दूसरी बात ये है कि हम आर्टिस्ट हैं तो दूसरों को दोष नहीं दे सकते। मेरा कोई बिल्कुल नहीं पेंटिंग सकते। खरीद नहीं रहा है आज के ज़माने में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। क्योंकि अगर आपका पेंटिंग खरीद नहीं रहा इसका मतलब किसी को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है ऐसा नहीं है। शायद ऐसा बहुत नहीं। सारे लोगों का खुद का भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, खुद का भी इंटरेस्ट रहता है, अलग रहता है। मैं सोचता हूँ कि 2012 में मैं एक आर्टिस्ट के यहाँ पे जॉब में था, तो उस टाइम का जो माहौल था, पेंटिंग के लिए इतना ब्यूटीफुल था। वो उस टाइम पे उनके पेंटिंग 1 वैन 2 लाख में हर गैलरी में शो होते थे, बुक करते थे, सेल होते थे। तो वही आर्टिस्ट अभी उन्होंने वही नहीं पकड़ा, वही आर्टिस्ट मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी, तो वो कुछ ना कुछ कमर्शियल काम कर रहे हैं या कुछ दूसरा कुछ पार्ट बन रहे हैं या कुछ रहे। तो उन्होंने सोचा नहीं उस टाइम पे मैंने इतना बेचा तो अभी मैं क्या करूँ? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ के उनका जो सर्वाइवनेस है वो चालू रखा। तो हर आर्टिस्ट को दूसरे को दोष देने में अभी ज़रूरत नहीं है। हमें हर टाइम में खुद को बचा के रखना है एज़ आर्टिस्ट। अगर हम आर्टिस्ट कह के वापस जैसे कि हर आर्टिस्ट की पहचान होती है, दाढ़ी बड़ा होना, हाथ में झोली लेके जाना, बड़े बाल होना। ये एक्चुअली वो नेचुरली होता था। पहले हम जानबूझ के नहीं रखते थे। तो क्या होता था पुराने ज़माने में कि आर्टिस्ट काम करता था, वो उतना ध्यान नहीं देता था खुद के लुक पे, उसको जिधर जाना है, दाढ़ी बनना है, कुछ भी है। अभी क्या वो खुद को दिखाने के लिए वो फैशन कर रहे हैं कि हाँ, मेरा ये करना है। नहीं, तो वही बात है कि हमें खुद को खुद की तरह ही जीना है। ना किसी को कॉपी करना है, ना किसी को दोष देना है, ना किसी का स्ट्रगल लेके हम उसको खुश होना है। जो भी है हमें बस जो अभी जो एक पीरियड आ रहा है हमारा ब्लैंक पीरियड उसको निकाल के हमें अपने खुद का आर्टिस्ट लास्ट तक ज़िंदा रखना है। अगर आपको
इसी टाइम में आपका आर्टिस्ट मर गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। आप आर्ट की तरफ का पूरा जो मूड है वो निकल जाएगा। तो बस ज्यादा मत काम कीजिए, लेकिन थोड़ा 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 आपको आर्टिस्ट को जिंदा रखना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो है ही कि पहले जो आर्टिस्ट थे, बात सही है कि उनके जो दाढ़ी है, मूछें बड़ी रहती थी, दाढ़ी बड़े हुए रहते थे, टाइम ही नहीं होता था अपने लिए निकालने का। और आज का ऐसा टाइम है, या ट्रेंड कह सकते हैं, फैशन कह सकते हैं, चीजें काफी चेंज हो गई है। और अभी तो काफी काफी लुक्स आ गए हैं, जो बॉयज अपना अलग अपनाते हैं, हम लड़कियां अलग अपनाते हैं। तो ट्रेंड चल गया है। कोई आजकल बड़ी दाढ़ी में रह भी रहा है, और कोई रहता है, नहीं रहता है। तो ये भी बातें हैं, ऐसा है, अपना अपना ट्रेंड चल गया है। और आर्टिस्ट जैसा कि एक नाम से ही कहते हैं कि अलग दिखने वाला पर्सन, तो आर्टिस्ट होते ही अलग हैं, उनका दिल अलग होता है, माइंड अलग होता है, वो सोचते बिल्कुल अलग हैं, काम भी अलग ही करते हैं। तो आर्टिस्ट तो आप दूर से ही देख के जान जाएंगे कि हाँ, ये एक आर्टिस्ट है, वो किसी भी फील्ड में हो। आप राइटिंग में कह सकते हैं, आप म्यूजिक में कह सकते हैं, आप पेंटिंग में कह सकते हैं। तो पहले जो आर्टिस्ट थे वो पता चल जाते थे। हाँ, आजकल का जो टाइम है, आज का जो फैशन का दौर है, सब अपने अपने टाइम पे बदलते जा रहे हैं। आर्टिस्ट भी आजकल के बहुत ट्रेंडी हो गए हैं। तो नहीं, टाइम अच्छा। ही सही बात है। ट्रेंड चल रहा है। इस जैसा माहौल है उसमें जीना हर आर्टिस्ट का एक आदत है। आर्टिस्ट ही कुछ ना कुछ ट्रेंड लाता है, और अच्छी बात है कि अगर कुछ नया कुछ ला रहा है मार्केट में ट्रेंड, वो आर्टिस्ट ही लाता है। शायद फैशन डिजाइनर हो, वो आर्ट में ही गिनते हैं। शायद वो राइटर हो, चाहे वो चित्रकार हो, सब कोई भी आता है तो आर्ट ही उस ट्रेंड को लेके आता है। शायद हेयर भी कटिंग करना हो तो वो भी आर्ट है। तो ये सब बिल्कुल। आर्ट आर्टिस्ट ही ला सकता है, बाकी कुछ नहीं। और वो अच्छी बात है कि कोई ट्रेंड लाता है और उसको बाकी कोई कॉपी कर लेता है। जी बिल्कुल, होता ही है। तो जैसा कि हम अपने पेंटिंग्स की बातें करें, और आज अभी आर्टिस्ट के ट्रेंड की बात करें, तो अभी मैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, फोक पेंटिंग के बारे में। तो आप, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप इंडिया में बहुत जगह घूमे हुए हैं, तो आप बहुत जगह घूमे हुए हैं, तो आप वहाँ की फोक पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, तो प्लीज हमें बताइए उनके बारे में। अ, हर जो एरिया है इंडिया में, वो हर टाइप के अलग अलग आर्ट आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ के जो मिनिएचर पेंटिंग्स है, अगर हाँ। पूरा राजस्थान की भी बात करें तो हर आर्ट की अलग अलग शैलीज है। जैसे कि आप थोड़ा कोटा साइड में जाएंगे तो वहाँ की जो बूंदी स्टाइल्स है, तो कोटा में जो मिनिएचर स्टाइल्स है, वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आप महाराष्ट्र के साइड में आते हैं तो अ, जो आदिवासी आदिवासी साइड में हम अगर कोई जाते हैं जो कोकण साइड, तो हर घर के सामने एक ब्राउन वॉल और उसके ऊपर चॉक से या व्हाइट कलर से जो पेंटिंग बनाते हैं, शायद वो वारली की तरह ही होती है और वारली पेंटिंग भी उसी तरह होती है। तो अ, उनके हर डोर पे कोई भगवान आता है, ऐसा उनको एक फीलिंग रहता है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो डोर है उस पे बहुत डेकोरेटिव होना चाहिए, ताकि मेरा जो भगवान अंदर आते समय उसको खुश होना चाहिए। तो उन्होंने जो पेंटिंग्स की जो कला है वो भी फोक आर्ट्स उन्होंने बरकरार रखा है। कोई अच्छा। जैसे कि कर्नाटका साइड में जाएंगे तो वो एक पॉट मेकिंग का जो उसके अंदर छोटे 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 डिजाइनिंग हम करते हैं वो हमें दिखती है। बनारस में हम गए थे तो बनारस में जो साड़ी के ऊपर जो बनारसी शालूज या कुछ है उस पे जो होने वाले डिजाइन है वो काफी इंटरेस्टिंग थी। हाँ, अ, बहुत ही खूबसूरत होती है, बनारसी बहुत बोलते हैं हम, बनारसी हम साड़ी। अगर उड़ीसा या बंगाल साइड में जाएंगे तो उनके जो भगवान का जो आईज के जो टेक्सचर्स है या जो फॉर्म्स है वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं, पट्टचित्रा होती है। तो वो भी काफी फॉल के लिए हमें काफी मजा आता है उसको देखने के लिए। तो मीन्स हर जगह पे आपको, जैसे मध्य प्रदेश आएंगे तो कलमकारी टाइप्स आपको कुछ काम मिलेंगे। तो हर जो में हम कहेंगे ना कि जितने स्टेट है उतने हमारे अलग अलग स्टाइल्स है। तो आपको हर स्टेट के अंदर जो भी आपका जो भी हम गूगल सर्च करेंगे तो इंडिया में आपको कौन से स्टाइल्स सब आपको देखने मिलेंगे। बस आपको
सर्च करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। लेकिन जब हम कुछ पर्टिकुलर फिजिकली हम उस एरिया में जा रहे हैं, तो हमेशा देखिए कि वहाँ का जो फोक आर्ट है, उसको आपको देखना ही है। शायद आपको कुछ ज़्यादा रिसर्च करना पड़े या ज़्यादा आपको ढूँढना पड़े, लेकिन आप देख के ही आइए, नहीं तो फिर आपका एज़ अ आर्टिस्ट उस स्टेट को विज़िट करने में मतलब नहीं। शायद म्यूज़ियम रहते हैं हर स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। शायद आप डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आर्टिस्ट के साथ भी मिल सकते हैं। जैसे हम राजस्थान गए थे, तो बूंदी एक एरिया है। तो बूंदी में बहुत सारे आर्टिस्ट के खुद के स्टॉल्स रहते हैं। वहाँ पे फॉरेनर आके छोटे-छोटे उनके मिनिएचर खरीद लेते थे। तो मैं उनके साथ बैठा 1-2 घंटा उनका काम देखा, वो कैसे कलर बना रहे हैं, कौन से चॉक यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसका ये कर रहे हैं, ब्रशेज़ क्या यूज़ कर रहे हैं। तो उनको स्टडी करना भी एक लाइफ का एक आपका पार्ट होना चाहिए। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। जी, बिल्कुल, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो कहते हैं ना कि हमारे भारत में संस्कृति और कलाएँ बहुत भरपूर है, परिपूर्ण है हमारा भारत ऐसी कला और संस्कृति से। तो हमें कहते हैं कि शायद हमें बहुत कम समय मिला है इतना कुछ जानने के लिए, और शायद ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया की जो संस्कृति और कला है और जो कलाकृतियां हैं उन्हें सीखते सीखते शायद हमारी उम्र निकल जाए, बट वो कलाकृतियां और जो कलाएं हैं वो शायद ही हम जान पाएंगे। तो ये ऐसा है कि हम जिस जगह जाते हैं, जिस शहर या जिस स्टेट में जाते हैं, और बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हम जहाँ पे जाते हैं अगर हम वहाँ की जो फोक कला है उसके बारे में ना जाने तो हमारा आर्टिस्ट होने का कोई फायदा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मैं भी इस बात को फॉलो करूंगी कि और दूसरी हो चीज़ सके कि अगर। अगर हम कुछ एरिया में जाते हैं तो हर आर्टिस्ट या कुछ भी वहाँ का कुछ ना कुछ लेके आता है। शायद आप लेडीज है या कुछ है तो वो वहाँ के क्लॉथिंग है या कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं उसके फोक में, हर किसी को इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो राजस्थान होता है। जाएंगे तो कुर्ता लेके आएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो पैठणी लेके आएंगे, बनारस जाएंगे तो बनारस चालो लेके आएंगे। यही आर्ट फॉर्म यही है। आप वहाँ के कुछ लेके आ रहे हैं, ये भी आप उस विजिट करने का ये भी आपका एक उद्देश्य हो सकता है कि आप हाँ। ना कि खाली पेंटिंग देखना है, बाकी जो भी ये भी आर्ट्स है। हर पेंटिंग एक आर्ट फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। हाँ, और आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ की जो कलाकृतियां हैं, जो पेंटिंग्स है, अगर आप उनको अपने घर में भी ला रहे हैं तो आप उसको भी बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं आर्टिस्ट को कि वो और अपने काम में सजग हो। तो जैसा कि अ, इतनी सारी हमने बातें की हैं, तो बातों का क्या है कि खत्म होने वाली तो है नहीं, हम बात करते ही रहेंगे। तो जैसा कि आपने इतने फोक पेंटिंग के बारे में बताए, इतनी अच्छी बातें, तो आपका कौन सी फोक पेंटिंग में इंटरेस्ट है कि आप भी कभी कुछ फोक पेंटिंग बनाते हैं? अ, मैं जो फ़ोक पेंटिंग है मोस्टली इसके बनाए थे मिनिएचर्स, मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं राजस्थान के जो मिनिएचर अरे, स्टाइल्स हैं। तो जी, मैंने भी बनाए हैं। तो वो काफ़ी मीन्स वो जो आर्ट फॉर्म्स है वो मोस्टली हर पार्ट में वो सब जगह पे पहुँच चुका है। तो हम राजस्थानी जो मिनिएचर पेंटिंग है शायद आपको ये जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे, सो थोड़ी आप शायद आपको आसाम में भी दिखाई दे। तो उसका जो टच है शायद वो हर जगह पे आता है। जैसे कि हम महाराष्ट्र में आते हैं तो वो अजंता एलोरा पेंटिंग्स है, वो भी थोड़ी मिनिएचर स्टाइल की आपको उस फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो मिनिएचर सबका इंडियन मोस्टली इंडियन आर्ट मिनिएचर आर्ट से जाना जाता है। लेकिन उसका पैटर्न अलग है, उसके फॉर्म अलग हैं। लेकिन तो कौन से भी फॉर्म में आप मिनिएचर कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मिनिएचर करना काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, और बहुत ही बारीक काम होता है उसमें। मैं भी बहुत पहले जब मैं अपने कॉलेज में थी, और जब मैं भी मध्य प्रदेश में रही हूँ, तो वहाँ भी मुझे मिनिएचर पेंटिंग करने का मौका मिला। तो बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन जब वो पेंटिंग बनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, वाटर बेस हो या आप कोई भी कलर बेस लेके कर सकते हैं। तो ये बात तो है कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि राजस्थान में जो मिनिएचर पेंटिंग जो बनाते हैं, तो मैं भी एक दो आर्टिस्ट से मिली हूँ जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट है।
तो उनके एग्जीबिशन में गई थी और मैंने देखा कि वो किस तरीके से वो कलर बना के पेंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि कलर खरीद के पेंटिंग करते हैं, नहीं, वो अलग अलग चीजों से कलर बनाते हैं। जैसे ये कालिक जो होती है दिए से निकल कर आती है, हुँ, उससे वो काला रंग बनाते हैं। ब्लू कलर हुँ। किसी और चीज से बनाते हैं, नील से बनाते हैं। कुछ फूलों के रंगों से उन्होंने रंग बनाए थे। तो वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स मैंने देखी थी। तो आप जैसा कि अजंता एलोरा के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो आप अजंता एलोरा का जो केव है, आप वहाँ कभी घूमने गए हैं? यस, यस। वो तो मीन्स महाराष्ट्र का हर आर्टिस्ट वो वहाँ गया पे जा हुआ है। जाके आया रहेगा। तो जी। काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है। इतने पुराने समय में एक केव पे इतने साल तक कुछ ना होते हुए वो पेंटिंग वैसे रहना, अभी तक हमें दिख रहा है। भले वो थोड़ा-सा भग्नावशेष है उसके ये हुआ है, लेकिन अभी भी तक वो वैसे सीमित है। हम अगर आज आज का माहौल देखेंगे तो 10 साल में हमारा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। जो नए कितना भी हाँ। इतना आधुनिक हमारा सामान है, इतना टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो भी 10 साल के ज़्यादा हमारी कुछ वारंटी नहीं रहती किसी की। लेकिन देखिए कि इतने पुराने समय तक अभी तक हमें उनकी पेंटिंग देखने को मिल रहा है और इतने उत्कृष्ट है कि उनकी जो फिगरेटिव जो रिदम्स है, ताल्स है, उसके जो डेकोरेटिव क्या बोलते हैं वो ज्वेलरीज़ है, हाँ। उनके आईज़ है, तो काफ़ी मस वो फॉर्म्स हम देखेंगे तो खुश हो जाते हैं कि अरे! कैसे उस ज़माने में उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से लाई थी? वही तो, और क्लियरिटी जो है आज भी वहां पे देखने को मिलती है। तो वो तो है, और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बोल सकते हैं कि आपको प्राचीन कला के बारे में बहुत नॉलेज है। जैसा कि आप अभी आदिवासी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, और अभी जैसे अजंता एलोरा की अ, यहाँ पे जो कला है आप उनके बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना ज्यादा प्राचीन काल के बारे में नॉलेज होता है। और जैसा कि आज का टाइम है, तो अलग अलग फॉर्म आ गए हैं, अलग अलग ट्रेंड आ गया है। पेंटिंग में भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट करता है, कोई लैंडस्केप करता है, कोई मॉडर्न पेंटिंग करता है। लेकिन जैसा कि हमारे भारत की जो सभ्यता कला है, कला का प्रचलन जहां तक मैं जानती हूँ बहुत ही सालों सदियों से बोल सकते हैं कि बहुत सदियों से चला आ रहा है। शायद उस टाइम पे जो कला का जो प्रचलन था, आज बहुत चीजें आसान हो गई हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत चीजें बहुत आसान हो गई हैं? अ, क्योंकि हर चीज़ आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। आपको एक चीज़ चाहिए, जैसे एक कलर चाहिए मुझे, तो बस हम कहाँ से पूरे वर्ल्ड से इमीडिएटली ऑनलाइन मँगवा सकते हैं। उस समय वैसा नहीं था, जैसे आपने बोला कि फ्लावर से, पत्ते से कलर बनाना, उससे स्टोन से कलर बनाना, नील कलर है तो नील का कुछ अलग बनाना। तो वो स्ट्रगल था और वो स्ट्रगल उनके पेंटिंग में दिख रहा था। अभी क्या हो रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बन रहे हैं, उसमें स्ट्रगल नहीं दिख रहा है आर्टिस्ट का। क्योंकि जो भी आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बना रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसमें आपका स्टडी हमेशा दिखना चाहिए और अपने आप दिखता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बड़े-बड़े आर्टिस्ट की, जो पिकासो, पाब्लो पिकासो है और अपने गायतोंडेस है या हुसैन है, तो उनका स्ट्रगल उनके पेंटिंग में दिखता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम करके फिर वो उस चीज़ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म चालू किए थे। तो नहीं। जैसे कि एक पत्ता है, आपको दिखता है उस पत्ते जैसा, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोपी करेंगे, जितना हम उसके नज़दीक जाएँगे, जितना आप उसको अंदर घुसेंगे, उसके पार्टिकल्स अलग-अलग होते जाते हैं। फिर हमें बिल्कुल। उसके ग्रीन सेल्स दिखेंगे, फिर अंदर जाएँगे उसके जो लाइन-लाइन दिखेंगे, फिर अंदर जाएँगे उसके अंदर कुछ अलग दिखेगा। तो वो डीपनेस उनके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। अ, तो वो वही है। वो पहले उस पत्ते को एक पत्ते जैसा देखते थे वो आर्टिस्ट, लेकिन अब भी उन्होंने वो पत्ता छोड़ के उसके अंदर घुसे हैं। शायद हमें हाँ। वो पता ना चले वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं उसके अंदर घुसा हूँ। तो जो सुजा जी अपने रज़ा जी हैं, उन्होंने बोला था कि एक बिंदु उनका ये स्टाइल है, जो बिंदी रहती है उनकी स्टाइल है। तो वो बोल रहे थे कि मैं अभी तक उस डॉट को ही ढूँढने में लगा हूँ, इतना साल हो चुके हैं। मैं डॉट वो एक डॉट भी मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो सोचिए कि हम हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है, नहीं,
उस डॉट के पीछे हम कुछ भी जो आपको जो प्रतिमा दिखती है, एक-एक डॉट करके सब एक जुड़ जाता है, तो एक प्रतिमा बन जाती है। मतलब आपका एक फेस है, वो भी एक डॉट, 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 डॉट से पूरा फेस क्रिएट हो जाता है। क्रिएट हो तो जाए। ये जो एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म है, वो रियलिस्टिक से फिर बाद में आपको अपने आप वो आने वाली चीज़ है। तो मैं सभी आर्टिस्ट को या जो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा आप अ, काफ़ी स्टडी कीजिए, बुक पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, फ़्लो कार्ड देखिए, हर आर्टिस्ट को पढ़िए। फिर आपका जो भी स्टाइल्स है, आप खुद भी स्केचिंग कीजिए, रियलिस्टिक काम देखिए, उसका बेसिक एनाटॉमी सीखिए। फिर जाके आप बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो जंप मत कीजिए। आप अगर बीच का जंप कर रहे हैं, तो आप ठीक है, किसी को खुश करने के लिए काम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खुद को मालूम है मुझे इसमें एन्जॉय नहीं हो रहा है। वही बात है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि जो आर्टिस्ट है उनको ऐसा डीप जाके ही काम करना चाहिए। जब तक हम किसी भी चीज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमें किसी भी चीज का जानकारी जो है वो हासिल नहीं होगा। तो ये तो है कि जैसा कि अभी हमने बात की कि प्राचीन कला से ही जो कला है वो इतनी बढ़ती मतलब चलती आ रही है। और आज ऐसा है कि चीजें बहुत आसान हो गई। तो और पुराने जमाने में था कि कलर बनाए जाते थे। जैसा कि मैंने एक बार एक फर पेंटिंग बनाई थी, जो कि एक राजस्थान के एक आर्टिस्ट आए थे। तो उन्होंने वो जो कलर थे वो सिंदूर से बना के दिए थे, और मैंने वो उससे पेंटिंग बनाई थी। और सच बता रही हूँ कि वो पेंटिंग करने का एक अलग ही अपना मजा था। और जो कि है कि हमें आज का टाइम जो ऐसा चल रहा है, हमें कोई भी कलर चाहिए वो मार्केट में वो शेड अवेलेबल है, और हम बहुत इजीली उसको लेके वो अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। तो वही बात है कि आपको पेंटिंग खाली पेंटिंग नहीं होता, उसका प्रोसेस आर्टिस्ट एन्जॉय करता है। पेंटिंग होने के बाद उसका अटैचमेंट चला जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है, जैसे कि पहला आर्टिस्ट पहले कलर बनाता था, ब्रश लेता था, फिर उसको फर्स्ट वॉश, सेकंड वॉश, थर्ड वॉश, ये करके फिर उसको स्ट्रक्चर खड़ा करना, फिर कैनवास स्ट्रेच करना, फिर उसको फर्स्ट वॉश लगाना, फिर जाके फाइनल पेंटिंग बनाना। तो आर्टिस्ट का जो ये जो प्रोसेस था वो एंजॉय करता था। एक बार पेंटिंग हो जाता है तो आर्टिस्ट का अटैचमेंट निकल जाता है। फाइनल पेंटिंग हुआ, वो क्लाइंट के लिए, राजा के लिए, किसी के लिए भी वो छोड़ देता था। तो वही बात है, हम क्या करते हैं आज के ज़माने में, प्रोसेस भूल रहे हैं, पेंटिंग को गले लगा के बैठे हैं। ये मेरा पेंटिंग है, बिल्कुल। देखो, ये मेरा पेंटिंग है, देखो। उससे क्या हो रहा है कि हम नया कुछ करने की सोच नहीं रहे, उसको ही लेके बैठे हैं। बिल्कुल। जब आपका अटैचमेंट उस पेंटिंग का निकल जाएगा, तो अपने आप दूसरा पेंटिंग, दूसरा कुछ मास्टरपीस बनाने की आप सोचेंगे। तो वही कि बिल्कुल। अटैचमेंट खाली प्रोसेसिंग का होना चाहिए, ना कि पेंटिंग का। हाँ, बिल्कुल। और पहले के टाइम पे ऐसा था कि जहाँ तक मैं जानती हूँ या मेरी मम्मी बताती हैं, मेरी मम्मी को भी थोड़ा बहुत वो कुछ बना लेती है। तो हाँ, पहले वो बताती थी कि पुराने जमाने में ब्रश भी नहीं हुआ करते थे। तो किसी लकड़ी को या पेड़ की डाली को काट के उसको बहुत किसी पत्थर से बहुत ज्यादा खींच के या उसको मार के बहुत करके वैसा करके फिर पेंटिंग बनाते थे। पहले ब्रश भी नहीं हुआ करते थे, तो बहुत स्ट्रगल था और बहुत मेहनत थी हर चीज में करने का। और सही बात है कि उसका आनंद जो है ना तभी आता था। आज तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन हाँ, वो भी कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे चीजें आसानी से नहीं मिल पाती थी, लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था। आज का आधुनिक टाइम है, जो भी चीजें हैं बहुत स्मार्ट हो गई हैं और टेक्निक्स इतने हो गए हैं, तो बहुत आसान है करने का तरीका जो भी है। हम अपना काम करते रहते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो अब जैसा कि बात करते करते पूरा टाइम निकल गया निशिकांत सर, और पता भी नहीं चला। तो निशिकांत जी, आज आप हमारे शो में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि कोई अगर अगर आर्टिस्ट को इतना बुलाता है, मतलब वो एक रिस्पेक्टफुल आपको एक गेस्चर होता है कि वही गेस्चर मुझे अभी लग रहा है कि किसी ने मुझे बुलाया और मेरे आपसे बात कर रहा हूँ और ये बात सब बहुत लोगों के पास जा रही है, तो हर आर्टिस्ट के लिए एक अच्छी बात है। तो मैं सीरियसली कहूँगा कि थैंक यू सो मच मेरे इस शो के लिए बुलाने के लिए। और ये आप जो भी, हर कोई जो भी ये प्रोग्राम बना रहा है, देख रहा है या कुछ कर रहा है, उनके तरफ हम पहुँच रहे हैं, आपके द्वारा पहुँच रहे हैं। शायद 4 लोगों
से आगे अगर मैं बढ़ रहा हूँ, ये निशिकांत करके आर्टिस्ट है, तो शायद आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं। शायद इसमें से कुछ जो अच्छा आर्टिस्ट है, वो भी आपके साथ आएँगे, जुड़ेंगे, आप और आर्टिस्ट का वो इंटरव्यू लेंगे। तो मुझे भी अलग-अलग आर्टिस्ट आपके द्वारा भी देखने को मिलेंगे। तो हर आर्टिस्ट को ढूँढना, ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल कर आए हमारे शो में। तो निशिकांत जी, आप जो आज के यंगस्टर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, आप उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक देना चाहेंगे? ज़रूर। देखिए कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये आधुनिक युग है, शॉर्टकट का ज़माना है, लेकिन आर्ट में कभी शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट डिजिटल फॉर्मेट में उसको आपको प्रिंट भी करवा के आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एज़ अ आर्टिस्ट आपको कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हर बार आपके माइंड में एक बात चुभेगी कि मैंने किसी का सपोर्ट लेके आर्टिस्ट बना हूँ। आप क्या बात। अपना जो अपना सपोर्ट है, आप खुद को कीजिए, आपको हाथ को अपना खुद का सपोर्ट कीजिए। आप जितना स्केचिंग करेंगे, जितना आप खुद को डेवलप करेंगे, जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएँगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएँगे, उतना आपका आर्टिस्ट का जर्नी सुखकर होने वाला है। नहीं तो आप कहाँ पे ना कहाँ पे जाके स्ट्रगल के अंदर अटके रहेंगे। तो ओके। बस उतना ही आपको खुद प्रैक्टिस कीजिए और काम करते रहिए। बाकी तो बहुत। जो भी चीज़ है वो भगवान देख रहा है, क्या हम हो रहा है, तो सब मिलेगा आपको। जी, बिल्कुल। और बहुत गहरी बात कही आपने कि अगर हम, ठीक है, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें हम अगर ऐसे ही काम करेंगे, शॉर्टकट का जो टाइम है, तो कहीं न कहीं जो सैटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत डीप बात है। तो और बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए और आर्टिस्ट के लिए। तो आप हमारे वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव शो में आए, तो आप हमारे वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग कॉन्क्लेव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर, वर्ल्ड ब्रांडिंग कॉन्क्लेव ये एक जो आपने अच्छा खासा उपक्रम चला के रखा है, जो शायद आपके पास ओल्ड आर्टिस्ट भी आते रहेंगे और नए आर्टिस्ट भी आते रहेंगे। तो उन ओल्ड आर्टिस्ट और नए आर्टिस्ट लोगों तक आपके द्वारा पहुँच रहे हैं। तो आपके हमारे जो थॉट्स है, जो बड़े आर्टिस्ट के थॉट्स है, जो भी नए कुछ आ रहे हैं, नए आर्टिस्ट, नई यंग जनरेशन आ रही है, शायद पुराने भी जो हॉबी है या कुछ सीख रहे हैं, तो सबके साथ आप आपका जो थॉट है वो आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके संस्था द्वारा। तो मैं इस उपक्रम को धन्यवाद करना चाहूँगा और ऐसे ही आप लाइफ टाइम अपना जो एक्टिविटी है ये चलता रहे, यही मैं आशा करूँगा। थैंक यू सो मच सर। आप इतनी वेल अच्छी बातें बोली हमारे कॉन्क्लेव के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे यहाँ आए, और आप जो अभी अपना काम कर रहे हैं और जो क्लासेस चला रहे हैं, और आपके आगे के फ्यूचर के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लीज आप ऐसे ही हमारे शो में आते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे शो में आए। तो फिर मिलते थैंक हैं। ओके, थैंक यू बाय। सो मच। बाय बाय, टेक केयर। बाय एवरीवन। यू टू सर। या, बाय। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे शो में जो गेस्ट थे, हमारे जो आर्टिस्ट थे, वो थे मिस्टर निशिकांत पलांडे सर, जो कि एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और मुंबई से ही हैं। और आप उनकी पेंटिंग देखें, जो कि एक साधु सीरीज पे बनाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और उनका जो स्टिल लाइफ पेंटिंग है और वाटर कलर पेंटिंग है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आज उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनके आर्ट जर्नी के बारे में जानकर, कितना स्ट्रगल करके आज वो अपने इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नए आर्टिस्ट के साथ, और जानेंगे हम उनकी आर्ट जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बाय, गुड नाइट।